तो सर जैसे कि बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉमन डाउट जो हर स्टूडेंट के माइंड में इस समय चल रहा है, कट ऑफ। अब कट ऑफ के प्रेडिक्शन भी अलग अलग है, क्योंकि इतने साल बाद अगर एग्जाम होता है तो आप कोई रूटीन एक गेटवे तो है नहीं कि कितना कट ऑफ रहेगा। तो एक फैक्टर जो है वो है सर, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में अपीयर हुए, तो वो एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, क्योंकि एब्सेंटीज खूब रहे। इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ पिछली बार के प्रेडिक्शन जो थे उसी के इर्द गिर्द ही रहने वाली लग रही है मुझे ऑलमोस्ट। तो सर मुझको लगभग नजर आ रहा है कि सर सिविल में तो सारे ऑल क्वालिफाइड वाली कहानी बन गई। ऐसा चल भी रहा था काफी दिन से कि भी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो स्पेसिफिक कैटेगरी बेस है तो वो तो क्लियर हो जाएगा। कई सारी कैटेगरी में सिविल में तो 100% ऑल क्वालिफाइड आने वाला है, और कई बार जितने कैंडिडेट्स चाहिए उससे भी कम मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनली आरपीएससी प्री का एग्जाम हो चुका है और प्री और मेंस के बीच में बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जिनको लेकर हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। तो सर जैसे कि बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉमन डाउट जो हर स्टूडेंट के माइंड में इस समय चल रहा है, कट ऑफ। बिल्कुल, कट ऑफ एक बड़ा फैक्टर है भी सर। बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई भी एग्जामिनेशन में जाते हैं और उसमें मल्टीपल स्टेजेस हो, तो पहली बाधा आपके पास प्रीलिम्स है, जो कि केवल क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग में हमेशा ये मैटर करता है कि कितना कट ऑफ रहेगा। सब यही सोच रहे हैं कि कितना जाएगा कट ऑफ। अब कट ऑफ के प्रेडिक्शन भी अलग अलग है, क्योंकि इतने साल बाद अगर एग्जाम होता है तो आप कोई रूटीन एक गेटवे तो है नहीं कि कितना कट ऑफ रहेगा। लेकिन कुछ एक एस्पेक्ट है जिनको ध्यान रखते हुए अपन कट ऑफ के बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग सर 15 गुने कैंडिडेट तो उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि वैकेंसी का लगभग 18 गुने तक भी कैंडिडेट कई बार सेलेक्ट हो जाती है। इसके पीछे कारण ऐसा है कि आरपीएससी की दूसरे एग्जामिनेशन में भी जब आप मल्टीपल स्टेजेस में करवाते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन जब होता है, तो उन कैटेगरीज में आपका रिप्रेजेंटेशन इक्वल करने के लिए वो 15 की बजाय 18 गुने तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल सर, जो लास्ट पेपर हुआ है 18 में, उसमें भी 15 टाइम्स तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन लगभग 18 to 20 टाइम्स स्टूडेंट को प्री में क्वालिफाई करा गया था। उसका कारण वही है ना सर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपके पास जनरल कैटेगरी, उसके बाद में आप ओबीसी, फिर उसमें डिफरेंट लेयर्स, आपका हॉरिजॉन्टल जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है, ऐसा देखते हुए कई बार इतने फैक्टर्स बन जाते हैं कि वो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन के लिए 15 गुना तो एक मिनिमम फैक्टर है, ऊपर ही जाता है। सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन में ज्यादा कैंडिडेट ही वो फिल्टर करते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो उससे कोई एक तरह से फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए वो कोई भी रश ऐसा नहीं रखते हैं। ऑलमोस्ट आप देखते हैं कई बार जनरल से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ निकल जाती है। तो उन चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए अक्सर वो परसेंटेज जो है, आप कह सकते हैं मल्टीप्लायर जो है 15 से ऊपर ही निकलते हैं। तो सर फिर भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे? इलेक्ट्रिकल का सर ऐसा है कि भाई दो फैक्टर्स इन पे मैं बात करूंगा। एक तो है एग्जाम में जो देख, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की कंबाइंड सीटें हैं। एक डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में जरूर अपन कह सकते हैं कि वो सेपरेट मैकेनिकल, बाकी पीएचडी वगैरह में कंबाइंड सीट्स हैं। तो कंबाइंड सीट्स है तो दोनों की कट ऑफ को अगर अपन देखें तो एक फैक्टर जो है वो है सर, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में अपीयर हुए, तो वो एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, क्योंकि एब्सेंटीज खूब रहे। एक साल बाद अगर कोई परीक्षा हो रही है तो ये मान के चले कि बहुत सारे बच्चे बीच में सेटल हो चुके हैं, तो एब्सेंटीज बहुत थे। आपको अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करूं जो कि अभी क्लियर हुआ है, तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ऑन एवरेज देखें तो 30% तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच रहे सर। 30% ही बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हुए प्रीलिम्स में। अब आप नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, फॉर्म जो भरे गए उस फिगर को अगर लें और 30% अपीयर हुए, अब उन 30% में कितनों ने सीरियसली दिया, या फिर आप कह सकते हैं केवल खाना पूर्ति दिया, कौन तैयारी कर रहे थे, वो सारे फैक्टर देखो तो कट ऑफ बड़ा गौण सी बात हो जाती है कि भाई बहुत ज्यादा एस्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उससे मुझे लगता है कि कम ही जाना चाहिए। पेपर का लेवल भी वैसा ही था और एब्सेंटीज वाला फैक्टर जो है वो भी बड़ा मॉडरेट करता है। सर फर्स्ट पेपर ने बच्चों को परेशान किया है। बिल्कुल हाँ, जीएस वाला जो है उसमें थोड़ा सा लेवल टफ रहा। टेक्निकल में अगर थोड़ा टफ भी होता है तो बच्चे स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो इजी टू मॉडरेट ले जाते हैं उसको। इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ पिछली बार के प्रेडिक्शन जो थे उसी के इर्द गिर्द ही रहने वाली लग रही है मुझे ऑलमोस्ट। सिविल में क्या लगता है सर? सर सिविल में एक्चुअल में जो मुझको लगता है सर, ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि पेपर का लेवल इजी था कि टफ था। यहाँ पर पूरे का पूरा गेम आ जा रहा है अटेंडेंस का। सिविल की अटेंडेंस सर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में ज्यादा थी, वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो वैकेंसीज भी ज्यादा थी। फिर भी सर सिविल में लगभग 17,000 बच्चों ने पेपर दिया है, और जिसमें से अगर 15 टाइम स्टूडेंट अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो 13,000 स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन सर लास्ट ईयर का जो सिनेरियो रहा है इस एग्जाम का, सर 15 से ज्यादा
मतलब लेट लगभग 18 या 20 टाइम्स स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करेंगे। तो सर मुझको लगभग नजर आ रहा है कि सर सिविल में तो सारे ऑल क्वालिफाइड वाली कहानी बनने वाली है। ऐसा चल भी रहा था काफी दिन से कि भी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो स्पेसिफिक कैटेगरी बेस है तो वो तो क्लियर हो जाएगा। कई सारी कैटेगरी में सिविल में तो 100% ऑल क्वालिफाइड आने वाला है, और कई बार जितने कैंडिडेट्स चाहिए उससे भी कम मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और लगभग सर सिविल की कहानी ऐसी है कि पेपर इजी था या टफ था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है प्री का क्वालिफिकेशन। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करने वाले हैं, मतलब ऑल क्वालिफाइड जैसा चांस बनने के 99.9% चांसेस हैं कि सर इसमें सिविल में ऑल क्वालिफाइड। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मैं ऐड करूंगा सर की बात में कि भी ऑलमोस्ट पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 170 मार्क्स था प्रीलिम्स का, तो आप कह सकते हैं कि 45% 40-45 के आसपास। तो पेपर थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा क्रिटिकल है कैलकुलेशन बेसिस पे, तो वही रिजल्ट रहना चाहिए और एब्सेंटीज के बेसिस पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है वही कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का जाना चाहिए। अच्छा सर, इनका जो प्री क्वालिफाई कराने का क्राइटेरिया है ना, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पर जो 15 टाइम्स से भी ऊपर नंबर चला जाता है, इसको स्टूडेंट इजीली नहीं समझ पाता है। स्टूडेंट बस ये कैलकुलेशन समझता है कि 15 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे तो उससे 13,000 के आसपास स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करेंगे, 17,000 ने पेपर दिया है, तो यहाँ पर वो सोचता है कि 4,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्री में छांट दिए जाएंगे। वो वाली कंडीशन नहीं समझ पाता है कि अगर ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, बढ़ गया तो हाँ उस वाली कंडीशंस को स्टूडेंट ज्यादा नहीं सोचता है क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने में ज्यादा बिजी रहता है। वही, और कट ऑफ के बारे में आपको अभी सोचना भी नहीं चाहिए इतना मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले से तैयारी कर भी रहे हैं, और आप अगर आप जैसे सिविल में किसी का 100 मार्क्स के आसपास भी अगर आ रहे होंगे तो लगता है कि जैसे उसका क्लियर हो जाएगा। आप तो सबका ही क्लियर कर रहे हो, 100 तक नहीं जाएगी आप तो सबका ही क्लियर करें, लेकिन फिर भी मार्क्स थोड़े कम भी होंगे तो मुझे लगता है क्योंकि एब्सेंटीज ज्यादा है तो क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस बहुत परसेंटेज मतलब अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल हो गया इसमें। जी बिल्कुल सर, अटेंडेंस का तो रोल है। बिल्कुल सर। तो सर नेक्स्ट जो बच्चों का डाउट है, ये तो बात हुई सर, हमने बात की रिलेटेड टू कट ऑफ। ओके सर सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट को कट ऑफ के बारे में सोचकर एक भी दिन का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले आप लोगों को ये चीज बता दी गई थी कि 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है, और बहुत पहले ये बोला गया था कि लगभग सिविल में, सर मैं पहले बच्चों को प्रॉमिस कर चुका हूँ 7 से 8 मिनट पहले कि 18,000 बच्चा पेपर देगा लगभग, और 17,000 ने पेपर दिया है। तो फिर से बच्चा एक भी दिन का टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि सर मेन पॉइंट क्या है, जब ये लास्ट टाइम पेपर हुआ था 18 में, तो प्री और मेंस के बैच में बच्चों को गैप मिल गया था। प्री और मेंस एग्जाम के बीच में बच्चों को अच्छा खासा गैप मिल गया था। उसके बाद इंटरव्यू तक जाने में बीच में गैप मिल गया था, कोरोना बीच में आ गया था। लेकिन इस बार सर आपको पता है पहले से ही मेंस की डेट आ चुकी है, पहले से शेड्यूल कर रखा है कि हम मार्च में करवा देंगे। बिल्कुल सर, 15 to 18 मार्च बिल्कुल फिक्स किया उन्होंने, 15 to 18 मार्च अपने दूसरे सर्कुलर में उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी कि भाई ये रहेगा और ये रहेगा, और उस समय कोई एग्जाम ऐसा आरपीएससी का क्लैश भी नहीं कर रहा है, तो लग भी नहीं रहा है कि वो चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर बच्चों के माइंड में ये डाउट ये आ रहा है, जिन बच्चों का लगभग इस कंडीशन में होगी सर प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, मेरे अकॉर्डिंग तो प्री सबका क्लियर हो, जैसा हम बोल चुके हैं। बिल्कुल, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बिहाफ पे सीट मैट्रिक्स सिविल से कम है, तो मैं फिर कंक्लूड करता हूं लास्ट ईयर की कट ऑफ 170 जो था उससे कुछ प्रेडिक्शन यही कहते हैं एब्सेंटीज ज्यादा होने की वजह से कम ही जाएगा। सर आप इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, हमारे सिविल वाले स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कॉमन कट ऑफ बनती है उस बेसिस पे मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, सिविल का तो आप सबको क्लियर कर ही चुके हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट। बिल्कुल सर, कुछ स्टूडेंट का अब एक कॉमन डाउट आ रहा है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए कि सर इस कंडीशन में मैं मेंस की तैयारी करूं या फिर मैं एसएससी जेईई की तरफ जाऊं। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि वो एग्जामिनेशन भी प्रपोज्ड है, एसएससी भी है, आरआरबी का भी अभी नोटिफिकेशन आई गया है। बिल्कुल, तो बच्चा ये भी सोचता है कि क्या हम उस तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सिलेबस के एस्पेक्ट पे सिविल में आपका अलग है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में थोड़ा पोर्शन सिलेबस में अलग होता है कन्वेंशनल के भी आप पे। नहीं सर, लेकिन सर इस बात पे भी ध्यान रखिए कि वो वैकेंसी लगभग हर साल आ रही है। आरपीएससी एई जो कि है वो इतने सालों बाद दोबारा से आया है, तो स्पेसिफिकली जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस पेपर पर, उनका अगर कट ऑफ के बारे में विचार ना करके उनको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, क्योंकि 7 साल के बाद मेंस का एग्जाम हुआ है, और आरपीएससी एएन एग्जाम राजस्थान स्टेट का टेक्निकल का सबसे बड़ा एग्जाम है, और सर एसएससी जेईई हर साल होता है। अगर कोई स्टूडेंट एसएससी जेईई की तरफ जा रहा है आरपीएससी मेंस की तैयारी ना करते हुए, तो हो सकता है कुछ समय बाद उसको रियलाइज हो कि काश मैंने मेंस की तैयारी कर ली होती। अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल उसके लिए अपने को। और सर एक और पॉइंट है जो शायद स्टूडेंट अपने लेवल पर इस चीज को नहीं सोच सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मुझको जो लगता है मेंस में कंपटीशन कम क्यों रहने वाला है, मैं उसके बारे में कुछ बात रखना चाहूंगा। सर लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट
मेंस में यूपी और बिहार स्टेट से था, जिनका सिलेक्शन हुआ था मेंस में। अच्छा खासा नंबर है कोई ये। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जिस डेट को ये प्री का एग्जाम था 28 को राजस्थान में, आरपीएससीएन का प्री था, 28 को ही यूपी में मेंस का पेपर था एएन का। तो वो और जो क्रीम थी ना यूपी और बिहार स्टेट का, वो मेंस पेपर के देने की वजह से इसका प्री पेपर नहीं दे पाई, जो एक फैक्टर होगा। दूसरा एक फैक्टर, आरएसएसबी का रिजल्ट आ गया है, और आरएसएसबी का रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट ने वो एग्जाम क्लियर कराया, सर ऐसा तो बोल सकते हैं कि वो क्रीम स्टूडेंट है। बिल्कुल है, वो अभी कुछ हद तक अपनी ज्वाइनिंग की तरफ जाएगा। बिल्कुल सर, ज्वाइनिंग वो ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, 2 दिन पहले वो बच्चे ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं। तो सर ऑफिस के साथ साथ उनके लिए थोड़ा सा एक जॉब लगने के बाद एक तो स्टेबिलिटी फील होने लगता है बच्चे को, उतनी टेंशन नहीं रहती है कि चलो अब मेरे पास एक जॉब है। अगर वो प्रिपरेशन कर भी रहा है तो उतना रिजल्टली नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिससे थोड़ा सा सोचा जा सकता है कि मेंस में कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है अगर आप मेंस की तरफ जाते हो। दूसरा, अगर सर किसी बच्चे का साथ ऐसा होता है कि उसने मेंस की तैयारी करी है, और नहीं होना चाहिए ऐसा अगर आप सीरियस पढ़ोगे तो, बट फिर भी मान लो किसी मुझे लग रहा है आप डाउट पे बात कर रहे हैं कि भाई अगर बच्चों के माइंड में अगर कोई कहे कि मैं मेंस की तैयारी करूं, मेरा सर प्री नहीं निकले, ये बात जो हम पहले से बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो पहले से पूछ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन वो इतना श्योर थे कि प्रीलिम्स निकल जाएगा सर। तो मतलब ऐसा नहीं है सर कि बच्चे पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, खूब सारे कर रहे हैं। और अब जो नए स्टूडेंट जो ये विचार कर रहे हैं कि कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, उनके लिए स्पेसिफिक ये दिमाग में बात आनी भी चाहिए, और आ भी जाती है जब दूसरे मल्टीपल एग्जामिनेशन सामने दिखते हैं कि भाई मैं उनकी तैयारी करूं या उसके बारे में पढूं जिसका प्री ही निकले या नहीं निकले, तो फिर इस पे कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर कोई बच्चा मेंस को टारगेट करता है इस समय, तो सर उसका टेक्निकल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो आने वाले टाइम में आरआरबी, एसएससी, जेईई जैसे एग्जाम इजीली निकाल सकता है। हाँ, क्योंकि वो सिलेबस उसका लेवल तक उसको पढ़ना होगा सर। मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 18 में जो पेपर हुआ था, 13 में जो पेपर हुआ था, अच्छे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। तो एक लेवल की उसकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद वो आने वाले समय में टेक्निकल के किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ेगा तो सर अभी लिमिटेड टाइम है, लेकिन सर आपको क्या लगता है, सफिशिएंट टाइम है ये? हाँ, सफिशिएंट है, और अगर समय कम भी लगता है तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को टारगेट करके वो अपना सिलेबस पूरा आराम से कर भी सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने खुद प्लान करा है सर कि जो 3 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट। बिल्कुल, उस जो 3 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उस बैच में हम मेंस में बच्चों को ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि एक साथ टेक्निकल के 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बिल्कुल, ताकि टाइम से पहले इस सिलेबस को कंप्लीट कराया जा सके। क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट सर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कैसी है, बिल्कुल, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। सब्जेक्ट आपने पढ़ा होता है हमेशा, लेकिन मेंस में आपको कन्वेंशनल में लिखना है, राइटिंग स्किल पे काम करना है, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन से ज्यादा रोल आप कैसे आंसर राइटिंग करते हो रहता है, वो प्रैक्टिस का खेल है। बिल्कुल, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ ही वो कवर कर पाएगा इसमें। बिल्कुल सर। सर एक कॉमन डाउट है कुछ बच्चों का, नेक्स्ट डाउट की तरफ मैं चलता हूँ कि सर अगर मैं प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी करता हूँ, मान लो मैंने मेंस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया है और मेरा प्री क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में तो मेंस के बैच में जो मैंने पैसा दिया होगा, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ये एक शक रहता है, तभी वो पहले सोचता है कि रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल, रिजल्ट से पहले तैयारी शुरू कर दूं और बाद में मान लीजिए मेरा प्री ही नहीं निकला, तो मैंने जो भी बैच ज्वाइन किया तो मेरा वो पैसा वेस्ट हो गया, ऐसा दिमाग में आता है। बिल्कुल सर। तो सर इस पॉइंट का जो कॉमन सॉल्यूशन सभी बच्चों के लिए है, आप में से किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर ये डाउट चल रहा है, वैसे तो सर फिर से मैं एक वो पॉइंट रिपीट करना चाहूंगा, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में डाउट आना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर मान लो मेरा प्री क्लियर नहीं होता है और मैंने मेंस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया आपका, जो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, और मेरा प्री क्वालिफाई नहीं होता है, तो उस स्टूडेंट को पैसे से रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो 3 अक्टूबर वाले ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करता है और उसका प्री क्लियर नहीं होता है, तो उसकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, ना किसी ने किया होगा सर। पूरा फीस रिफंड कर देंगे? बिल्कुल सर, बच्चे की फीस रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि अगर बच्चा प्री का रिजल्ट आने के बाद अगर मेंस की तैयारी करना शुरू करेगा तो सर टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल, ये तो एक फैक्टर है, क्योंकि फिर इतना समय भी नहीं होगा, और जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनसे compete करना फिर मुश्किल होगा। सर ये पॉइंट रखा ही इसलिए गया है स्टूडेंट के फेवर में, ताकि वो बगैर किसी टेंशन के मेंस के बैच को ज्वाइन करें, प्री का रिजल्ट के बारे में सोचे ही ना। अगर प्री के रिजल्ट में आप में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 3 अक्टूबर वाले ऑफलाइन बैच को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। चलिए, ये तो एक अच्छा फैक्टर है, इससे उस पे एक तरह से मतलब रिलैक्स हो जाए, मानसिक रूप से कोई दबाव नहीं है कि भाई अब क्या होगा मेरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो सही फैक्टर है।
तो कब से स्टार्ट करें सर नया बैच? 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर से मेंस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बैच, जिसमें सर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। टेक्निकल, नॉन टेक में हिंदी और सोशल एस्पेक्ट भी कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर है बच्चों, क्योंकि 600 मार्क्स का आपका जो पेपर, उसमें 4 पेपर हैं, आपको चारों पेपर का इतना बड़ा सिलेबस उसको कवर करना है। बिल्कुल 2 सब्जेक्ट जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं मेंस के लिए, अगर आपको 100 मार्क्स में हिंदी और सोशल एस्पेक्ट के 2 पेपर 200 नंबर में कवर करने हैं, तो मतलब एक आपका फैक्टर रहेगा कि आपको उसमें और टेक्निकल के दोनों सब्जेक्ट में। और यहाँ पर टेक्निकल में भी अगर अपन बात करें तो हम केवल हमेशा ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे जाते हैं। CBT 2 वगैरह भी आप देते हैं, RRB वगैरह के, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे जाते हैं। यार राइटिंग स्किल का खेल है, आप किस तरह से पेपर लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन सर, 2 मार्क्स 5 मार्क्स 20 मार्क्स, एक बड़ा आपके पास समय है उसमें 3 घंटे, लेकिन मेंस में उन 3 घंटे में आपको, अगर टेक्निकल में बात करूं सर, तो ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं आपको? ऑलमोस्ट पेपर अटेम्प्ट 37 क्वेश्चन, उसमें भी आपको एकदम आंसर लिमिट रहता है कि 3 मार्क्स 5 मार्क्स, 2 नंबर में कितना लिखना है, 5 नंबर में कितना लिखना है, 20 नंबर में कितना लिखना है। वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता सर, एकदम से रैंडम आप देख के नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आपका कट ऑफ की जो चिंताएं हैं और जो मानसिक रूप से आपके पैसों का जो दबाव आप सोचते हैं कि भाई हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्या करेंगे, उसको भी क्लियर कर दिया सर ने। उसको बिल्कुल रिलैक्स होकर। तो सर हम सिविल में ये बैच, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांच में ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर आपकी ब्रांच में आप ये सब्जेक्ट बैच स्टार्ट करने जा रहे हो? जो आपका पेपर 1 जो है इलेक्ट्रिकल का, 2 सब्जेक्ट जो पेपर है उनमें से फर्स्ट पेपर में 2 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मशीन और पावर सिस्टम, जिनसे प्रीलिम्स में भी ऑलमोस्ट सर करीबन 36 क्वेश्चन आए 100 में से। तो ये दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट्स, नए सब्जेक्ट से। आपका नया बैच एकदम 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। सर हमारे सिविल में दो पेपर होंगे टेक्निकल का, टेक्निकल फर्स्ट और टेक्निकल सेकंड। तो टेक्निकल फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें सोम आता है, उसमें टॉस आता है, स्टील और RCC और जियोटेक आता है उसमें। तो उन 5 सब्जेक्ट में से मैं सर इन बच्चों को पेपर फर्स्ट के 3 सब्जेक्ट कराने वाला हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सर। जिसमें मैं सर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3 अक्टूबर से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, जिसमें मैं टॉस कराने वाला हूँ इन बच्चों को। साथ ही साथ मैं उस बैच में कराने वाला हूँ आप लोगों को सोम, और साथ ही साथ उस बैच में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ स्टील। तो ये तीनों सब्जेक्ट मैं आप लोगों को उस बैच में कराने वाला हूँ। तो किसी भी चीज़ की टेंशन ना करते हुए सर किस तरीके से प्री क्वालिफाई करना है, बस खुद को मोटिवेट रखो, पॉजिटिव सोचो, और मिलते हैं 3 तारीख को बिल्कुल इंजीनियर्स एकेडमी के प्रताप नगर सेंटर। बिल्कुल। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में और इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे कोई भी तरह की आपकी क्वेरीज हो। चलिए, थैंक यू सो मच।